हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतशम फारूकी है और प्रोग्रामिंग पाइथन सीरीज में मैं आज आपके लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो इफ स्टेटमेंट हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने अपने पार्ट 2 वीडियो में स्टॉप किया था। तो लास्ट क्लास आपको शायद रिमेम्बर हो कि हमने इसके अंदर इफ स्टेटमेंट देखा था और उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हमने लिए थे और मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो कुछ असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए थे, पहले हम उन प्रोग्राम्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट थे, जैसे मैंने आपको दिया था कि आपका मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको बनाने को दिया था, जिसमें हमने एम्प्लॉय का, जिसके अंदर हम पे स्लिप प्रोसेस कर रहे थे, जिसमें हमने एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट बेसिक पे लिया था। इसके ऊपर में 10% टैक्स कैलकुलेट करना था, ठीक है, ऑन बेसिक पे, जबकि बेसिक पे आपकी मोर देन और इक्वल्स टू 20,000 हो, देन हमें उसका नेट सैलरी कैलकुलेट करनी थी और टैक्स पेबल और नेट सैलरी प्रिंट करना था। तो आज हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। तो ऑलरेडी हमने ये प्रोग्राम पिछला बनाया हुआ है एम्प्लॉयज वगैरह का, जिसके अंदर हमने यहाँ पर उसकी सैलरी वगैरह कैलकुलेट करी हुई थी। ये प्रोग्राम हमने लिया था। जिसके अंदर हमने 10% टैक्स कैलकुलेट किया था और नेट सैलरी निकाली थी। देन हमने यहाँ पर टैक्स पेबल और नेट सैलरी प्रिंट करी थी। ठीक है, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर इनपुट लेना है नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट बेसिक पे, और टैक्स कैलकुलेट करना है 10%, बट कब करना है बेसिक पे पर, जबकि बेसिक पे इज मोर देन इक्वल्स टू 20,000 हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें टैक्स कैलकुलेट तो करना है 10%, बट कंडीशनली करना है हमें। जब, और ये कब होना चाहिए, जब उसका बेसिक पे 20,000 से ज्यादा हो। तो हम इस कैलकुलेशन का जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये हमारा कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन के अंदर किस तरीके से आएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है जिसके अंदर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए आप टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। हमें टैक्स तब कैलकुलेट, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये कह रही है कि ये टैक्स आप तब कैलकुलेट करो जबकि सैलरी आपकी 20 से ज्यादा या बराबर हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इस कैलकुलेशन के स्टेटमेंट को कंडीशन के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तब करना है जबकि सैलरी ज्यादा हो, इसलिए हम इसको कंडीशन के अंदर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ एम्प्लॉय अंडरस्कोर बेसिक पे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000, कॉलन लगाएंगे, एंटर पुश करेंगे, तो अब ये हमारा स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर आ गया। दैट मीन्स कि अब ये 10% टैक्स तब कैलकुलेट करेगा जबकि उसकी बेसिक पे की सैलरी जो यूजर ने यहाँ इनपुट करी है, अगर वो यूजर ने जो सैलरी इनपुट करी है वो 20 से ज्यादा या बराबर होती है तो 10% टैक्स लेगा। देन अगर 20% से 20,000 से ज्यादा सैलरी ना हो तो उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर एल्स डिफाइन कर देंगे। एल्स के अंदर कॉलन लगा के हम यहाँ पर AMP अंडरस्कोर टैक्स को कर सकते हैं 0। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम होगा। और नेट सैलरी जो है हमारे एज यूजल हमारा रहेगा, और ये कंडीशन के बाहर रहेगा, क्योंकि टैक्स उसका 10% रहा हो या 0 रहा हो, नेट सैलरी तो हमें निकालनी ही है और यहाँ पर हमें प्रिंट करना है। तो बाकी प्रोग्राम हमारा एज एज यूजल रहेगा, जैसा कि हमने पहला प्रोग्राम बनाया था। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब बेसिक पे दिस टाइम आई एम गिविंग 19,500। अभी मैं 19,500 दे रहा हूँ प्रोग्राम को, तो हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम कंडीशनली इसको टैक्स को 0 करता है कि नहीं करता। नाउ यू कैन सी कि अभी ये टैक्स आपका 0 दिखा रहा है। ठीक है, इसने 10% टैक्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारी सैलरी 20,000 से कम थी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर कोड किया था कि 20,000 से ज्यादा हो तो टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपका स्टेट जो है बेसिक पे नहीं आई, इसलिए इसने 10% टैक्स नहीं लिया। चलिए हम प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं और इस बार हम बेसिक पे 20,000 से अबव डालने वाले हैं।
तो इस बार हमने 28,500 इसकी बेसिक पे डाली है। नाउ यू कैन सी कि अब ये हमारा ये 28,500 पे 2850 टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, और उसमें से 20,500 में से टैक्स डिडक्ट करके हमें नेट सैलरी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। आई होप कि आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। हमें इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली 10% टैक्स कैलकुलेट करना था। वो कब करना था? जबकि सैलरी बेसिक पे से ज्यादा हो। इसलिए हमने जो टैक्स कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट है, इसको हमने कंडीशन के अंदर डाला हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं अपना। अब यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको क्या करना है, एक ईयर रीड करना है यूजर से, और उसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए, लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हों। जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होते वो लीप ईयर नहीं होते। तो जैसे 4 है, 8 है, 16 है, इस तरह के ये ईयर्स हैं, ये आपके लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे कि हम इसको बेसिकली 4 से, हम एक यूजर से इनपुट लेंगे ईयर, उसको हम 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि लीप ईयर की कंडीशन 4 से डिविजिबल की होती है। अगर 4 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 बचता है, दैट मीन्स कि वो डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका लीप ईयर है। तो हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से करने वाले हैं, देख लीजिए। तो हम यहाँ सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं ईयर। तो यहाँ हमने ईयर इनपुट लिया, ईयर इंटीजर इनपुट एंटर ईयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रिमाइंडर निकाल लें हम 4 से डिवाइड करके। तो हमने लिखा, इसको लिखा ईयर मॉड 4। ठीक है। ईयर मॉड 4 कर दिया, दैट मीन्स कि ये हमारा ऑपरेटर जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो ये 4 से डिवाइड करेगा ईयर को, और रिमाइंडर जो होगा वो उसमें आ जाएगा। अब हम रिमाइंडर पे कंडीशन लगा देंगे कि क्या रिमाइंडर इसका 0 आया है। तो डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बराबर चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल हो तो डबल इक्वल्स टू यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लगता है। ठीक है। डबल इक्वल्स टू 0 कॉलन, अगर ये रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट, यहाँ हम बोल सकते हैं लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये कि वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं एल्स में, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। चलिए देखते हैं प्रोग्राम को रन करके हम। तो देखिए, ये ईयर मांग रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ईयर डाला इसके अंदर 2022। ठीक है। एंटर पुश करते हैं तो देखिए बता रहा है नॉट अ लीप ईयर। अब हम अगेन इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कोई डिफरेंट ईयर डाल के देखते हैं इसके अंदर। रन। हमने इस बार डाला 2023। अगेन ये बोल रहा है नॉट अ लीप ईयर। फिर से रन करते हैं। अब इस बार हमने डाला 2024। नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग लीप ईयर। तो ये अब आपको बोल रहा है कि ये लीप ईयर है। तो इस तरीके से आप लीप ईयर का प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, लीप ईयर के प्रोग्राम में लॉजिक हमारी क्या थी कि हमारा जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए, प्रोग्रामिंग में मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हम यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम करते जा रहे हैं, और तरह तरह के टूल्स को यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है? देखिए, जब भी आपको कोई प्रोग्राम मिलता है, ठीक है, तो आप उसको कंप्यूटर में सॉल्व करने के बजाय उसको मैन्युअली सोचे कि ये किस तरीके से ये चीज होती है। उस चीज को बारीकी को समझें कि उसका मेथड क्या होता है, उसको किस तरीके से, उसमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, तब फिर आप उसको प्रोग्राम में बनाने की कोशिश किया करें। ठीक है। तो किसी भी चीज को पहले आप उसको समझना जरूरी है कि वो चीज होती कैसे, देन ओनली आप उसका उसकी कोडिंग कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोग्राम बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोडिंग आप तभी कर सकते हो जब तक कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैनुअल कोडिंग नहीं आती है। मैनुअली आपको सॉल्व करना नहीं आता होगा। जब मैनुअली सॉल्व करना आता होगा तभी आप उसकी इक्वेशन भी दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि आप फाइनल अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, तो जब तक बैलेंस शीट की बारीकियां आपको मैनुअली नहीं आती होंगी, तब तक कि आपको नहीं मालूम होगा कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है, और तो आप उस बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ रखा जाता है, जब तक ये बेसिक्स आपको मैनुअली नहीं मालूम होगी तब तक आप कोडिंग भी नहीं कर पाओगे। तो हर चीज को करने से पहले उसका रूल आपको मैनुअली मालूम होना चाहिए कि आपको मैनुअली उस चीज को किस तरीके से किया जाता है, या उस चीज को करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, देन आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ग्रेड ग्रेड कार्ड बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी थी। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लेने थे हमें मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, और हमें यहाँ पर इसका मार्क्स ऑब्टेन्ड कैलकुलेट करना था, देन परसेंटेज निकालनी थी हमें, देन हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड परसेंटेज प्रिंट करनी थी, साथ में हमें रिजल्ट प्रिंट करना था फेल या पास का। तो हम देखते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से करेंगे। तो ये प्रोग्राम हमने आधा प्रोग्राम को हमने पिछली क्लास में बनाया हुआ था, पार्ट 2 की वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करना है फेल या पास का। तो अब देखिए हमारा प्रोग्राम जो ऑलरेडी पहले का बना हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से हमने बना के रखा था प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के मार्क्स इनपुट लिए हुए थे हमने। देन हमने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेट किया था, तो हमने सारे सब्जेक्ट को टोटल कर लिया था। देन फिर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, हमने परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई किया था। फिर हमने मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज को यहाँ प्रिंट किया हुआ है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि फेल और पास प्रिंट करो। तो फेल और पास की कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए हमारा कट ऑफ 40% का है कि 40% से अबव या इक्वल है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो दैट मीन्स कि आप ये 40% परसेंट के ऊपर आपको कंडीशन लगानी होगी। दैट मीन्स कि जब आप प्रोग्राम बनाओगे इसके लिए, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले सारी चीजें जो रिक्वायर्ड चीज है डेटा को प्रोसेस करने के लिए ग्रेड कार्ड को, तो वो आपको इनपुट लेने होंगे। देन फिर आपको जो चीज कैलकुलेट करने की, जैसे कि आपको मैथ्स के, फिजिक्स के मार्क्स तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, क्योंकि यूजर ही बताएगा कि मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के मार्क्स क्या है। लेकिन मार्क्स ऑप्टेंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के मार्क्स आ गए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए आपको इसके लिए इनपुट स्टेटमेंट नहीं देना। फिर सिमिलरली जब आपके पास मार्क्स ऑप्टेंड आ गया तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए हमने इसके लिए भी इनपुट नहीं दिया, बल्कि ये सब चीज़ हमने कैलकुलेट करी है और इनपुट ले लिया हमने वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली पता नहीं लग सकती, यूजर से ही मिलेगी हमें। तो हमने इनपुट ले लिया और यहाँ पर प्रोसेसिंग कर ली, और देन हमने यहाँ पर मार्क्स आफ्टर परसेंटेज प्रिंट किया है। हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर सबसे लास्ट में कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ, ठीक है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और कॉलम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रिंट पास। और अगर 40 से अबव ना है तो क्या करें, एल्स, तो ये चीज हो जाएगी फेल। नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पर प्रोग्राम हमने रन किया, नंबर हमने डाल दिया, स्टैंडर्ड हमने ले लिया 5, मैथ्स के मार्क्स हमने डाल दिए। तो अभी आप ये देखें कि ये इसका मार्क्स ऑप्टेंड आ रहा है, ये परसेंटेज बन रही है 66 और रिजल्ट आ रहा है पास का। हम दोबारा इसी प्रोग्राम को रन करते हैं और हम कुछ लो मार्क्स इसके अंदर हम एंटर करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे लो मार्क्स आने पर स्टूडेंट का रिजल्ट ये फेल शो करेगा।
नाउ यू कैन सी कि ये मार्क्स अपने 118 हुए हैं, परसेंटेज 29 हुई है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट फेल आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम इसके अंदर लेने वाले हैं, चलिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर और ले लेते हैं यहाँ पर, कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें ये चेक करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट बेसिक पे लेनी है, और हमें कैलकुलेट करना है प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स हमें कैलकुलेट करना है 2%। ठीक है, तो 2% हमें टैक्स कैलकुलेट करना है बेसिक पे पे। और कब करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ डेजिग्नेशन इज मैनेजर, तो डेजिग्नेशन अगर मैनेजर है तभी हमें 2% टैक्स लगाना है, अदरवाइज हमें टैक्स नहीं लगाना है। तो ये हमारा पिछले प्रोग्राम की तरह ही हो जाएगा। बस वहां पर हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर जो कंडीशन थी वो हमारी बेसिक पे थी। आप देख सकते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमारी कंडीशन बेसिक पे थी, बेसिक पे इज मोर देन इक्वल्स टू 20,000, तो हमें 10% टैक्स लगाना था। अभी हमें क्या करना है, 2% टैक्स लगाना है। कब, जबकि डेजिग्नेशन मैनेजर हो। तो अभी हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर बेसिक पे पे कंडीशन लगाई थी, जो हमने बेसिक पे इनपुट लिया। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, डेजिग्नेशन की कंडीशन लगानी है कि डेजिग्नेशन मैनेजर हो। तो अब देखिए डेजिग्नेशन चूंकि एक स्ट्रिंग वैल्यूज है, बेसिक पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं, आपका ये जो है आपका स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। तो इसके ऊपर आप कंडीशन कैसे लगाओगे हम देख लेते हैं इस चीज को। तो ये हमारा प्रोग्राम था पिछला वाला, एम्प्लॉय वाला। अब हमें इसके अंदर प्रोफेशनल टैक्स लगाना है, तो हम इसी प्रोग्राम में एडिशन कर लेते हैं। हम इस चीज को कमेंट आउट करते हैं चाहे तो। और कमेंट आउट करने के लिए जब भी आपको कोडिंग के अंदर कुछ कमेंट आउट करना हो तो आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस कोड को आपको कमेंट आउट करना है उसको ट्रिपल कोट के अंदर इंक्लूड कर देंगे आप, बिगिनिंग में ट्रिपल कोट और एंड में ट्रिपल कोट। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है 2% प्रोफेशनल टैक्स इसके अंदर। तो 2% प्रोफेशनल टैक्स हमें कब लगाना है, कि हमें प्रोफेशनल टैक्स तब लगाना है जबकि डेजिग्नेशन, यानी कि ये जो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है ये आपकी क्या हो, मैनेजर हो। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इफ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू मैनेजर। अब मैनेजर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैनेजर में डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकता, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रिंग आपका लिटरल है। तो स्ट्रिंग लिटरल को या तो सिंगल कोट्स में लिखा जाता है या डबल कोट्स में। तो या तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूंगा या सिंगल कोट्स में, और यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगा, सॉरी कॉलन। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूंगा कि अगर एम्प्लॉय इसका डेजिग्नेशन मैनेजर है तो इसका टैक्स होना चाहिए प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना होना चाहिए, हमने कहा 2% बेसिक पे का। तो सेम स्टेटमेंट आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर लगा रखा था, ये 10% लिया हुआ था हमने, अब हमें यहाँ पर आ जाएगा आपका 2%। तो हमने लिखा EMP अंडरस्कोर बेसिक पे इंटू 2/100 एल्स कॉलन पी टैक्स इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम इस बार फॉर्मूले के अंदर एम्प्लॉय टैक्स ना लेके पी टैक्स हमने लिया है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर हम प्रोफेशनल टैक्स को प्रिंट करा लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं प्रोफेशनल टैक्स। अब देखिए जैसे इस बार मैंने इसको इसकी रैंक रैंक डेजिग्नेशन दे दी एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट मैंने दे दिया सेल्स, और सैलरी कितनी भी कर दी। तो अब देखिए सैलरी आपकी 20,000 से अबव है, लेकिन इसकी जो डेजिग्नेशन है वो एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ओके यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर हमने पी टैक्स के अंदर कुछ, अच्छा हाँ, ये पी टैक्स में अंडरस्कोर लगा दिया हमने, अंडरस्कोर नहीं आएगा क्योंकि हमने पी टैक्स का वेरिएबल सादा विदाउट अंडरस्कोर के लिया था। दोबारा रन करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी कि प्रोफेशनल टैक्स 0 दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम दोबारा रन करते हैं इसको।
हम्म, देखिए अभी आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही होगी, प्रोफेशनल टैक्स अभी भी जीरो आ रहा है, जबकि हमें हमने इसकी डेजिग्नेटेड मैनेजर डाली हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग लिटरल आपने जो डाला है, यहाँ पर आपने कैपिटल एम लिया है, जबकि यहाँ पर आपने इसको वेरी जो कंडीशन लगाई हुई है स्मॉल एम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखने की पड़ेगी। जब तक आपका जो लिटरल है वो आपका केस सेंसिटिव रहेगा, स्ट्रिंग लिटरल, जब तक कि केस भी मैच नहीं करेगा तब तक वो कंडीशन के अंदर फॉल नहीं होगा और आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप इस चीज को इग्नोर करना चाहते हो, तो आपने जैसे यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आप ये चाहते हो कि जो भी कुछ आप यहाँ पर रीड कर रहे हो वो स्मॉल लेटर में आए, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन लगा सकते हैं इनपुट फंक्शन के साथ, और डॉट लोअर, ये एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। इस फंक्शन की हेल्प से ये जो भी स्ट्रिंग आपका रीड करेगा वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होगा कि आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखा है या क्या लिखा है, या आप वहां पर जो टाइप कर रहे हो कैपिटल है या कैसा है, वो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही है, तो फिर ये आपका केस का जो आपकी प्रॉब्लम है ये इग्नोर हो जाएगी इसके अंदर। हम दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी देखिए मैंने पूरा ही कैपिटल में दे दिया, लेकिन ये उसका टैक्स कैलकुलेट कर रहा है 2%, क्योंकि वो मैनेजर मैच कर गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम ले सकते हो। अब नेक्स्ट चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली, जैसे अभी आपने इफ स्टेटमेंट देखा जिसके अंदर आप कुछ कैलकुलेशन करना है या कुछ प्रिंट करना है, इस तरह के ऑपरेशन को जब आपको कंडीशन के अंदर डालना है, ठीक है, अगर आपको इस चीज को कंडीशनली आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी आपने इफ स्टेटमेंट का यूज देखा। बट इसके अंदर अभी आपने ये चीज देखी कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास एक ही कोई कंडीशन थी जो कि आपको चेक करनी थी, एक कोई पर्टिकुलर चीज को आप वेरीफाई कर रहे थे। जैसे कि आपको, अगर आपको वोट के लिए एलिजिबिलिटी प्रिंट करनी है, तो आप ये चेक कर रहे थे कि उसकी एज 18 हो, ठीक है, तभी आपका वोट के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। या जैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना था तो आपको बेसिक पे आप वेरीफाई कर रहे थे, या अगर आपको रिजल्ट फेल पास प्रिंट करना है तो आप परसेंटेज चेक कर रहे थे। तो कोई सिर्फ एक चीज आप चेक कर रहे थे, या तो सिर्फ परसेंटेज चेक कर रहे थे आप, या सिर्फ आप एम्प्लॉय के ग्रेड कार्ड के अंदर बेसिक पे चेक कर रहे थे, या आप एलिजिबिलिटी के लिए आप उसकी एज चेक कर रहे थे, या आप फेल पास के लिए परसेंटेज हो गया, और इसके अलावा आप लीप ईयर के लिए इसका रिमाइंडर चेक कर रहे थे, इवन आउट के लिए इसी भी आप रिमाइंडर चेक कर रहे थे। बट यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी काम को करने के लिए आप एक चीज चेक नहीं करते, बल्कि आपको दो चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, आप कोई डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर आपके कंडीशन पे नहीं लेना होता, बल्कि डबल कंडीशंस होती हैं तब आपको कोई डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए भेजूं, तो उस वेजिटेबल के अंदर मान लो एक कंडीशन मैंने आपको लगा दी प्राइस की, कि अगर वो इस प्राइस से बिलो है तो आपको परचेज करनी है, अदरवाइज आप परचेज नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे आप जब हॉकर के पास, ठीक है, वेजिटेबल वाले के पास, तो आप वहां पर आप जाके उसी प्राइस चेक करोगे। अगर प्राइस में आपका मीट करता है तो आप ले लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। लेकिन अगर मैं ये आपसे ये कंडीशन लगा दूं कि प्राइस भी आपका इस अमाउंट के बिलो हो और उसकी क्वालिटी भी ऐसी हो, तो दो चीजें हो गई। ठीक है, जैसे टोमेटो लेने के लिए आपको भेजा गया, आपको बोला गया कि 20 रुपीज पर केजी से बिलो है तो आपको टोमेटो लेनी है, तो आप वहां पर सिर्फ प्राइस चेक करोगे। बट मैं अगर आपसे ये भी कह दूं कि 20 रुपीज से कम हो बट ग्रीन कलर की टोमेटो हो, ठीक है, हमें रेड कलर की टोमेटो टोमेटो नहीं चाहिए, तो आप दोनों चीजें वेरीफाई करोगे कि भाई उसका, आपका या तो उसका एक तो उसकी प्राइस भी 20 से बिलो हो, दूसरा उसका जो कलर है वो भी ग्रीन हो, तभी आपको परचेस करनी है। तो आपको दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है कि दोनों कंडीशन हो तभी चेक आपको लगा हुआ है। तो इस तरीके से दो कंडीशन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और,
और नॉट। तो देखिए एंड और में क्या फर्क होता है कि एंड और नॉट ये आपके लॉजिक गेट्स की तरह काम करते हैं। एंड में क्या होता है कि इसमें आप दो एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है, और में भी दो एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो एंड में और में डिफरेंस ये है कि एंड में आपकी लेफ्ट और राइट साइड की दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जबकि और के केस में क्या करेगा कि लेफ्ट साइड की कंडीशन ट्रू हो या आपकी राइट साइड की कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये आपका ट्रू वाले ब्लॉक में जाएगा। तो इसका अगर आप देखें तो अगर आप लॉजिक गेट अगर आपको आते होंगे तो शायद आप इस चीज को आसानी से समझ सकोगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास इनपुट वन है, ठीक है, इनपुट वन है, दूसरा आपके पास इनपुट टू है, ठीक है, और ये आउटपुट है आपका। तो अब आपका आउटपुट हाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जीरो आ रहा है, ये आपका इनपुट वन जो है जीरो आ रहा है, इनपुट टू भी अगर आपका जीरो आ रहा है तो इसका आउटपुट हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये एंड का मतलब ये होता है आपका कि एंड यानी कि ये और ये, ठीक है। तो या तो ये हो इनपुट वन भी हो और इनपुट टू भी हो, तभी आपका आउटपुट आपका वन आएगा। अब अगर मान लीजिए इनपुट आपका वन जीरो है और इनपुट टू भी आपका मान लीजिए यहाँ पर वन हो गया, तो अब इनपुट वन तो जीरो है, इनपुट टू आपका वन हो गया, तो आउटपुट आपका अभी भी जीरो रहने वाला है, क्योंकि दोनों आउटपुट वन नहीं आ रहे हैं, दोनों इनपुट सॉरी दोनों इनपुट वन नहीं है। जब दोनों ही इनपुट होंगे तभी जाके इसका आउटपुट आपका हाई होगा। तो अब मान लीजिए आपका इनपुट वन आपका वन हो गया और इनपुट टू जो है वो आपका जीरो है मान लीजिए, ठीक है, तब भी इसका आउटपुट आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपका आउटपुट वन कब आएगा, जब दोनों ही वैल्यू वन होंगी। जब दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तब आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों में से एक अगर आपकी फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। आप इसको जीरो वन को फॉल्स से आप यहाँ पर जो है कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जीरो आपका फॉल्स है वो वन आपका ट्रू है, ठीक है। तो जब तक आपका दोनों चीजें ट्रू नहीं हो रही तब तक आपका आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। तो और में इसी के अगेंस्ट आपका और में क्या होता है, ये आपका एंड गेट होता है एक तरीके से, ठीक है। और में इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसके अंदर आपका दोनों में से एक भी आउटपुट आएगा तो आपका आउटपुट सही, दोनों में से एक इनपुट हाई आएगा तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। और गेट में आपका कोई भी एक इनपुट हाई आया, जैसे कि ये इनपुट हाई हाई आया तो आउटपुट आपका हाई आ जाएगा। फिर इसके अंदर पहला वाला इनपुट हाई आया, दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से और गेट होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एंड और गेट के ना दो एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे एक लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में हो जाएगा। तो अभी जैसे आप इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ एक एक्सप्रेशन दे रहे थे, यहाँ पर अभी आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन दे रहे थे, अभी आप यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दे सकते हो एक साथ। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर दो एक्सप्रेशन लगा सकते हो। जैसे कि आपने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ लगा दिया, दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ लगा दिया। तो जब तक दोनों की वैल्यू ट्रू नहीं होगी, जब तक ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक ये ट्रू वाले ब्लॉक में नहीं आएगा। तो ये ट्रू वाला ब्लॉक है, इसके अंदर आपका तभी आएगा जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी। और फॉल्स में तब आएगा जब आपका दोनों में से एक आपका फॉल्स हो। तो इसके अगेंस्ट और में क्या होगा कि दोनों में से एक अगर ट्रू है तो ये ट्रू वाले ब्लॉक में आ जाएगा। तो इसका यूज आप बहुत सी लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपसे ये कहूँ कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय का, और कब करना है, जबकि आपको उसका सैलरी आपकी 20,000 से अबव हो और रैंक उसकी मैनेजर हो, तभी आपको 20% टैक्स लगाना है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं लगाना है। तो अभी जैसे हमने पिछला प्रोग्राम लिया हुआ है तो हमने यहाँ पर कई तरह के वेरिएशन ट्राई किए थे, जैसे हमने एम्प्लॉय बेसिक पे के ऊपर कंडीशन लगाई थी या हमने मैनेजर पे लगाई थी। अब हम इन दोनों को मिला के कंडीशन लगाना चाहते हैं। हम 10% टैक्स तब लगाना चाहते हैं जबकि बेसिक पे 20,000 से ज्यादा हो,
और उसकी रैंक भी मैनेजर हो। तो ये दोनों कंडीशन इकट्ठा लगाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हम और ऑपरेटर किस तरीके से यूज करेंगे, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसके अंदर एंड ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय का बेसिक पे भी 20 से ज्यादा या बराबर हो और डेजिग्नेशन भी मैनेजर हो, तभी हम 20% टैक्स लगाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, तो जो हमने हमने एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम लिया हुआ है ऑलरेडी, हम उसी का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इफ बेसिक पे इज मोर देन और इक्वल्स टू 20,000 एंड डेजिग्नेशन इज मैनेजर, तो ये कंडीशन अगर हमारी है तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे कि बाकी प्रोग्राम हमारा एज यूजुअल वैसे का वैसे ही जैसा कि हमने पहले किया हुआ था। तो अब बस हमारी कंडीशन यहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई, तो इसलिए मैंने सिर्फ कंडीशन यहाँ पर मेंशन करी है। बाकी हम इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, देखिए। इफ मुझे क्या क्या वेरीफाई करना है, पहली चीज मुझे ये वेरीफाई करनी है कि एम्प्लॉय का बेसिक पे 20 से ज्यादा हो। तो मैंने लिखा एम्प्लॉय का बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 से ज्यादा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन और लगानी है। और मैंने क्या लगानी है, एंड लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर और वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एंड वाली कंडीशन है कि दोनों चीजें हों तब आपको टैक्स लगाना है, अदरवाइज दोनों में से एक चीज नहीं है तो टैक्स नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर या तो आपका अगर रैंक डेजिग्नेशन मैनेजर नहीं है, भले ही उसकी सैलरी 20 से कितनी भी ज्यादा है, तब भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। या मान लीजिए टैक्स उसका आपका उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है बट बेसिक पे कम है, तब भी ये टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। ये टैक्स तभी कैलकुलेट करेगा जबकि सैलरी भी 20 से ज्यादा हो और डेजिग्नेशन भी मैनेजर हो। तो दोनों चीजें होंगी तभी आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाना है, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन के ट्रू होने के केस में यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है। दोनों कंडीशन हो तो टैक्स लगाना है, इसलिए मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ। दोनों में से एक कंडीशन होती और फिर कहा जाता टैक्स लगाओ, तब यहाँ पर हम और ऑपरेटर लगाते हैं। तो अभी मुझे दोनों कंडीशन के ऊपर टैक्स चेक करके टैक्स लगाना है, इसलिए मैं दोनों कंडीशन एक साथ लिखूंगा। एम्प्लॉय, अब मेरी पहली कंडीशन हो गई, अब दूसरी कंडीशन ये कि डेजिग्नेशन उसकी क्या हो। तो डेजिग्नेशन क्या हो, मैंने लिखा मैनेजर। तो ये मैंने यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर दी। यहाँ पर मैंने लगा दिया कि आपकी बेसिक पे भी 20 से ज्यादा हो और एंड डेजिग्नेशन भी मैनेजर हो, तो टैक्स कैलकुलेट करे कितना करे, हमने यहाँ पर लिख दिया टैक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने ले लिया एएमपी अंडरस्कोर बेसिक पे इंटू 10/100, और एल्स में हमने मेंशन कर दिया टैक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं वेरिएबल्स को। टैक्स हो गया, ये भी टैक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो अब ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से हो गया कि मैं पहले इंफॉर्मेशन इनपुट ले रहा हूँ। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने इंफॉर्मेशन इनपुट ली है यूजर से, क्या वो इंफॉर्मेशन 20 से उसकी बेसिक पे 20 से ज्यादा या बराबर है और उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर है, तभी ये टैक्स लगा है। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो है कई तरीके से मैं इसको रन करके दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे कि मैंने अभी इसको रन किया इसको, और मैंने रैंक तो मैनेजर दे दी, बट मैंने इसका जो सैलरी है वो मैंने कम कर दी मान लीजिए। तो ये अभी टैक्स नहीं लगा रहा है,
क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि रैंक तो मैनेजर मिल गई बट सैलरी 20 से ज्यादा नहीं मिली। तो हमने यहाँ पर क्योंकि एंड ऑपरेटर लगाया हुआ था, तो एंड का मतलब यही हुआ कि जब दोनों कंडीशन हो तब लगाए टैक्स। यहाँ पर एक कंडीशन तो मिल गई इसको बट सेकंड कंडीशन नहीं मिली। तो मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस बार हम यहाँ पर इसके अंदर दोनों कंडीशन यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कराने वाले हैं। रैंक मैनेजर दे दी मैंने, और सैलरी भी मैंने इसकी 20,000 से अबव दे दी। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन इसकी मीट हो गई। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर मीट नहीं होती तो टैक्स नहीं लगाता। अब जैसे मैं एक बार और रन करके दिखाता हूँ इसी प्रोग्राम को आपको। अब इस बार मैं इसका अंदर इसके जो है रैंक कुछ और देता हूँ। अब मैंने सैलरी ज्यादा दे दी तो देखिए अभी भी टैक्स नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी तो 20 से ज्यादा हो गई इस बार, बट मैनेजर डेजिग्नेशन उसकी मैनेजर नहीं है, इसलिए टैक्स ये जीरो कर रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि जब आपका मैनेजर था बट सैलरी नहीं थी तब भी इसने जीरो लिया। जब इसके अंदर सैलरी ज्यादा है लेकिन मैनेजर नहीं है तब भी 0% टैक्स ले रहा है। जब दोनों ही चीजें हैं तब ही टैक्स लगा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। अब अगर मान लो इसी चीज को आपसे बोला जाए कि अब आपको 10% टैक्स लगाना है, कब? जबकि या तो उसकी सैलरी 20 से ज्यादा हो, या, अब यहाँ पर ध्यान देखिए वर्ड में यूज कर रहा हूँ हिंदी वाला या। दैट मीन्स के या मतलब और, कि आपसे कहा जा रहा है या तो उसकी सैलरी 20 से ज्यादा हो या उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर हो तो उसका 10% टैक्स लगाए। तो इसका मतलब ये होगा कि भले ही उसकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 12,000 है, लेकिन अगर डेजिग्नेशन मैनेजर है तो ये टैक्स लगाएगा 10%। ठीक है? या अगर मान लीजिए उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर नहीं है लेकिन सैलरी ज्यादा है तब भी टैक्स लगाएगा। दोनों चीजें हैं तब भी टैक्स लगाएगा। जीरो टैक्स तभी आएगा जबकि उसकी सैलरी भी आपका 20 से बिलो हो और मैनेजर की उसकी डेजिग्नेशन भी मैनेजर से मैनेजर ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगाऊंगा। तो अब देखिए मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने और लगा लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब देखिए मैं इस बार प्रोग्राम को दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रैंक दे दी मैनेजर, डेजिग्नेशन मैनेजर कर दी, डिपार्टमेंट फाइनेंस कर दिया। अब देखिए मैं बिल्कुल यही वाली सैलरी डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम डाली थी 19,888 19,888। तो आप ये देख रहे हो कि जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया था, जब मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया हुआ था, यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया था, तो ये आपका रिजल्ट क्या दे रहा था? जीरो। बट यहाँ पर अभी सेम प्रोग्राम में मैंने और कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है? और ये मैंने इनपुट्स दिए हैं। तो डेजिग्नेशन मैनेजर दी बट सैलरी बिलो कर दी लेकिन टैक्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि पहली कंडीशन मीट हो, सेकंड कंडीशन मीट हो गई इसके अंदर, इसलिए लगा रहा है। और का मतलब यही है कि दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो ये या तो ये, तो ये आपका टैक्स लगा देगा। तो इस तरीके से आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और आप इसके ऊपर प्रोग्राम बना पाओगे। तो अभी हम यहाँ पर एक प्रोग्राम और लेते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम लेना है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर एक पर्सन का नेम, एज एंड कंट्री कंट्री इनपुट लेनी है। ठीक है? मुझे यहाँ पर क्या करना है? राइट प्रोग्राम टू इनपुट पर्सन्स नेम, एज एंड सिटी। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है? ठीक है? चेक वेदर द पर्सन द पर्सन इज एलिजिबल
to vote in India. ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में एलिजिबल होने की कंडीशन ये होगी कि उसकी एज भी 18 से अबव हो और कंट्री भी इंडिया हो, तभी वो वोट कर पाएगा, अदरवाइज वो वोट नहीं कर पाएगा। तो अब आपको इस प्रोग्राम को कैसे बनाना होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर डालें कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। मुझे इसके लिए ये करना चाहिए कि मैं नेम एज कंट्री तो रीड करूंगा। अब मैं वोट के लिए एलिजिबिलिटी प्रिंट करानी है, जबकि कंट्री इसकी इंडिया हो, तो मैं एलिजिबल टू वोट तब कह सकता हूँ जबकि उसकी एज भी 18 से ज्यादा हो और कंट्री भी इंडिया हो। यानी कि दो कंडीशन होगी, एक तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दूसरी होगी कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। तो अब मुझे दो कंडीशन लगानी होगी तभी मैं कह पाऊंगा वोट के लिए एलिजिबल है। तो अब देखिए मैं प्रोग्राम किस तरीके से लूंगा। और शायद मैंने पिछला प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर वोट वाला, हमने पिछली क्लास में किया था। हाँ ये है हमारे पास, तो हम इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने नेम एक इनपुट किया हुआ था, अब यहाँ पर हम कंट्री भी रीड कर लें। तो यहाँ पर हमने कंट्री का एक वेरिएबल ले लिया कंट्री, और यहाँ पर हमने इसको इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर कंट्री। तो हमने कंट्री भी इनपुट ले ली। अब हम एलिजिबल टू वोट तभी बोल सकते हैं, ठीक है, जबकि उसकी कंट्री आपकी एज भी 18 से ज्यादा हो और कंट्री भी इंडिया हो। तो हमने एक कंडीशन दे दी, एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18, ठीक है। और क्या लगाना पड़ेगा हमें इसके अंदर, यहाँ पर हमें एंड लगाना पड़ेगा। एंड क्यों, क्योंकि दोनों ही चीजें होनी चाहिए तब तो एलिजिबल होगा वोट के लिए इंडिया में, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए उसकी एज 18 से ज्यादा है बट कंट्री कुछ और है, नेपाल है, चाइना है, जापान है, तब भी वो इंडिया में वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। या मान लीजिए कंट्री इंडिया है लेकिन एज 18 से बिलो है, तब भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको दोनों कंडीशन के ऊपर चेक आपको एलिजिबल बोलना है, इसलिए हमें एंड ऑपरेटर लगाना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एज के ऊपर भी कंडीशन लगा दी और कंट्री पे भी कंडीशन लगा देता हूँ, कंट्री इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इंडिया। और यहाँ पर इस कंट्री के भी केस के हमें अगर मान लीजिए उससे प्रॉब्लम से अगर हमें कंसर्न नहीं लेना है तो हम इसको भी यहाँ पर लोअर फंक्शन लगा सकते हैं। लोअर फंक्शन पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था किस पर्पज के लिए होता है, कि वो आपका केस इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने प्रोग्राम लिया, एज मैंने मान लीजिए 23 डाल दी, बट मैंने कंट्री डाल दी मान लीजिए जापान। तो ये बोल रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगेन मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैंने एज तो मैंने कम कर दी बट कंट्री इंडिया कर दी, तब भी बोल रहा है नॉट एलिजिबल। क्यों, क्योंकि कंट्री तो इंडिया आ गई बट एज नहीं है। पिछली बार में क्या था, एज थी लेकिन कंट्री नहीं थी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होगी तभी आपका मैच करेगा, आपका एलिजिबल बोलेगा, क्योंकि आपने एंड लगाया है। एंड का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन भी सही हो, ये कंडीशन भी सही हो, तब ये वाला ट्रू वाले ब्लॉक में आएगा आपका, अदरवाइज वो एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। अगेन हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। अब इस बार हमने एज भी 18 से अबव दे दी और कंट्री भी हमने इसको इंडिया कर दी। अब देखिए आप ये बोल रहा है कोमल इज एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मैं नेक्स्ट सेशन के लिए अभी आपको फिलहाल असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, और आपको अभी इतना ही सॉल्व करके लाना है। देन हम नेक्स्ट अपने सेशन में नेस्टेड इफ देखेंगे इसके अंदर कि हम नेस्टेड इफ कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे आगे की वीडियो को देखने के लिए भी आप लोग मेरे
चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। और आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा। कुछ आप लोग को अगर इशू आते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर किया था, और इस ईमेल पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग के मेल्स को यहाँ पर रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और आप लोग मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें, वॉच करते रहें। और हम कंप्लीट पाइथन यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और हम लोग अपने इस सीरीज के दौरान फुल कंप्लीट पाइथन सीखेंगे, एडवांस लेवल तक। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।